आप सुन रहे हैं द रैशनल ऑप्टिमिस्ट, हाउ प्रॉस्पेरिटी इवॉल्व्स बाय मैट रिडली की हिंदी ऑडियो बुक समरी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां तुम आज से ठीक 200 साल पीछे चले गए हो। साल है 1800 और तुम यूरोप के किसी गांव में हो। एक झोपड़ी के अंदर एक परिवार इकट्ठा है। पिता बाइबल पढ़ रहा है, माँ खाना बना रही है, बच्चे आग के पास बैठे हैं। बाहर कोई ट्रैफिक नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, चिड़िया चहचहा रही है। क्या ये सुनहरा समय नहीं लगता? लेकिन रुको, इस तस्वीर को करीब से देखो। पिता की खांसी निमोनिया की शुरुआत है, जो उसे 53 साल की उम्र में मार डालेगी। बच्चा चेचक से कराह रहा है, पानी दूषित है, दांत सड़ रहे हैं। माँ को हर दिन दर्द सहना पड़ता है। रोशनी के लिए वे लकड़ी जलाते हैं, जिससे आंखें जलती हैं। उस परिवार के किसी सदस्य ने कभी पेंटिंग नहीं देखी, पियानो नहीं सुना, और शहर से दूर कभी 15 मील से अधिक नहीं गया। ये सरलता नहीं, दरिद्रता है। ये तस्वीर रुमानी नहीं, दर्दनाक है। अब उसी परिवार के वंशजों के बारे में सोचो। आज औसत मानव 1955 की तुलना में 3 गुना अधिक कमाता है, 1/3 अधिक कैलोरी खाता है, अपने बच्चों को 1/3 कम दफनाता है, और 1/3 अधिक जीता है। वह युद्ध, अकाल, हैजा, मलेरिया, पोलियो, टीबी और चेचक से कहीं कम मरता है। उसके पास टेलीफोन, फ्लश टॉयलेट, रेफ्रिजरेटर और साइकिल है। ये कोई जादू नहीं है, ये मानव प्रगति की अनदेखी की गई कहानी है। ये किताब, जिसे मैट रिडले ने लिखा है, एक तर्कशील आशावादी का घोषणा पत्र है। यह हमें बताती है कि दुनिया अपनी सभी समस्याओं के बावजूद पहले से कहीं बेहतर है और आगे भी बेहतर होती जाएगी, बशर्ते हम एक चीज को करते रहें, आदान प्रदान, एक्सचेंज। ये कहानी है विचारों के सेक्स की, उस अदृश्य हाथ की जो हमें अमीर बनाता है, और उस सामूहिक दिमाग की जिसने इंसानों को दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना दिया। कहानी शुरू होती है बहुत पहले। लगभग 5 लाख साल पहले इंग्लैंड के बॉक्सग्रोव में कुछ 2 पैर वाले प्राणी एक घोड़े का शिकार करके उसे काट रहे थे। उनके पास पत्थर की कुल्हाड़ियां थीं, लगभग एक जैसी, लाखों सालों से नहीं बदली थीं। ये होमो इरेक्ट्स थे, जिनका दिमाग बड़ा था, लेकिन उनकी तकनीक जमी हुई थी। वे बदलना नहीं जानते थे। फिर लगभग 1 लाख साल पहले अफ्रीका में कुछ बदला। एक नई प्रजाति ने दुनिया में कदम रखा, होमो सेपियंस, यानी हम। और पहली बार प्रजाति की तकनीक उसके शरीर से ज्यादा तेजी से बदलने लगी। ये बदलाव कैसे आया? रिडले का तर्क है कि इसका कारण न जलवायु थी, न आनुवंशिक उत्परिवर्तन। इसका कारण था विनिमय, एक्सचेंज। पहली बार असंबंधित, अविवाहित व्यक्तियों ने एक दूसरे से चीजें लेन देन करना शुरू किया। ये रिश्तेदारी के बंधन से बाहर का लेन देन था। एक आदमी ने दूसरे आदमी को मांस दिया और उससे बदले में फल लिया। यह आदान प्रदान का वो जादू था जिसे कोई और जानवर नहीं करता। चिंपांजी कभी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से नहीं बदलते, लेकिन इंसान ने यह कर दिखाया। इस विनिमय ने विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन को जन्म दिया। जब आदम एरोहेड बनाने में माहिर हो गया और रोज शिकार करने में, तो दोनों ने मिलकर ज्यादा उत्पादन किया। 1 घंटे के काम से आदम को उतना खाना मिल गया जितना अकेले वो कभी नहीं पा सकता था। इस विशेषज्ञता ने आविष्कारों को बढ़ावा दिया। अब आदम के पास समय था कि वो सोचे कि वह अपने एरोहेड को और तेज कैसे बनाए। यह एक सतत चक्र बन गया। विनिमय गिव्स, विशेषज्ञता गिव्स, आविष्कार गिव्स अधिक विनिमय। यही वह क्षण था जब मानवता ने एक सामूहिक बुद्धि, कलेक्टिव ब्रेन का निर्माण किया। अब हर इंसान को सब कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। एक को पता था कि पत्थर कैसे तराशना है, दूसरे को जड़ी बूटियां कैसे पहचाननी है, तीसरे को जानवरों का व्यवहार। इन सब जानकारियों का संयोग एक विशाल साझा दिमाग बन गया, जो किसी एक व्यक्ति के दिमाग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस कहानी का सबसे अनोखा उदाहरण है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया से कटकर एक द्वीप बन गया था, और वहां के लोग जो कभी उन्नत थे, धीरे धीरे पिछड़ गए। उनके पास हड्डी के औजार नहीं थे, मछली के कांटे नहीं थे, गर्म कपड़े नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी बहुत छोटी थी। 5,000 लोगों के पास उतने ज्ञान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त दिमाग नहीं थे। उनके सामूहिक दिमाग का दम घुट गया। एक अकेला इंसान, चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर वह दूसरों से जुड़ा नहीं है तो उसकी प्रतिभा बेकार है। तस्मानिया की त्रासदी ये थी कि वहां के लोगों ने आत्मनिर्भरता की कीमत पर अपनी ही प्रगति को खत्म कर दिया। रिडले यहाँ एक बड़ा दावा करते हैं, आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी गरीबी है। जब आप सब कुछ खुद बनाने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी अच्छा नहीं बना सकते। एक किसान जो सिर्फ गेहूं उगाता है, उसे दूसरे से कपड़ा, औजार और दवा मिलती है तो वह अमीर है। लेकिन अगर वही किसान अपना कपड़ा खुद बुनने लगे, अपने औजार खुद बनाने लगे, तो वह गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसका समय बन जाएगा। यही कारण है कि गांव से शहर की ओर पलायन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मुक्ति का रास्ता है। शहर वह जगह है जहां लाखों लोग एक दूसरे के लिए विशेषज्ञता का काम करते हैं, जिससे हर किसी के पास चुनने के लिए हजारों चीजें होती हैं। ये विनिमय का जाल केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं रहा, ये विचारों, सेवाओं और सबसे महत्वपूर्ण, भरोसे का जाल है।
रिडले अल्टीमेटम गेम का उदाहरण देते हैं, जहां एक व्यक्ति को दूसरे के साथ पैसे बांटने होते हैं। तर्क कहता है कि पहले व्यक्ति को बहुत कम देना चाहिए, लेकिन इंसान अक्सर आधा देता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भरोसे और निष्पक्षता की एक जन्मजात भावना है। ये हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन द्वारा संचालित होती है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो ये रसायन हमें अच्छा महसूस कराता है। यही वह गोंद है जो व्यापार को संभव बनाती है। लेकिन सिर्फ भरोसा ही काफ़ी नहीं है, हमें नियमों की भी ज़रूरत है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नियम भी ऊपर से थोपे नहीं गए, बल्कि नीचे से विकसित हुए। मध्यकालीन यूरोप में व्यापारियों ने खुद ही लेक्स मार्केटोरिया यानी व्यापारिक कानून बना लिए थे, जो अदालतों से पहले अस्तित्व में आए। यानी बाजार ने सबसे पहले खुद को नियंत्रित करना सीखा। अब कहानी में एक और मोड़ आता है, कृषि। आमतौर पे हम सोचते हैं कि कृषि ने शहरों को जन्म दिया, लेकिन रिडले कहते हैं कि इसका उल्टा हुआ, व्यापार ने कृषि को जन्म दिया। जब लोग एक दूसरे से चीजें खरीदने लगे तो उन्हें जरूरत हुई अधिक अनाज की, जिसे वे बेच सके। इसलिए उन्होंने खेती करना शुरू किया। पहले किसान कोई पिछड़े किसान नहीं थे, वे उद्यमी थे जो अपना अनाज बाजार में बेचना चाहते थे। और इस प्रक्रिया ने मानवता को एक अभिशाप भी दिया, असमानता। शिकारी संग्रहकर्ता समाज बराबरी के थे, लेकिन किसान जमीन और फसल जमा कर सकता था और फिर दूसरों को अपना गुलाम बना सकता था। कृषि ने राजा और रैंक को जन्म दिया। फिर भी कृषि ने एक और अद्भुत काम किया, इसने अन्य प्रजातियों को हमारा सहयोगी बना लिया। गेहूं, चावल, गाय, बकरी, ये सभी हमारे लिए काम करने लगी। ये विशेषज्ञता का विस्तार था। अब सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि पूरा प्रकृति का साम्राज्य हमारे लिए उत्पादन कर रहा था। और फिर आया औद्योगिक क्रांति का दौर, जहां हमने मरे हुए जीवाश्मों, कोयला, तेल, गैस को भी अपना गुलाम बना लिया। कल्पना करो, आज एक औसत अमेरिकी 10,000 वाट ऊर्जा का उपभोग करता है। ये लगभग 660 दासों के बराबर है, जो 24 घंटे उसके लिए पैडल मार रहे हों। हर दीवार के पीछे अगर इतने दास होते तो दुनिया में तबाही मच जाती। लेकिन हमारे पास कोयला और तेल है जो वही काम करते हैं। ये ऊर्जा ही है जिसने हमें आज़ाद किया, जिसने गुलामी को अलाभकारी बना दिया। रिडले कहते हैं, पूंजीवाद ने गुलामी का खात्मा किया। लेकिन क्या ये ऊर्जा खत्म नहीं हो जाएगी? ये वह सवाल है जो हर पीढ़ी पूछती है। 1865 में अर्थशास्त्री स्टेनली जे वॉन्स ने भविष्यवाणी की थी कि ब्रिटेन कोयले की कमी से तबाह हो जाएगा। उसी दशक में दुनिया भर में विशाल कोयला भंडार मिले। 1970 के दशक में जिमी कार्टर ने कहा था कि दुनिया का तेल अगले दशक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद से तेल के भंडार 3 गुना हो गए हैं। रिडले का तर्क है कि संसाधन खत्म नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज़ दुर्लभ होती है उसकी कीमत बढ़ती है, और कीमत बढ़ने पर लोग उसके विकल्प खोजते हैं और अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं। पत्थर का युग पत्थर की कमी से खत्म नहीं हुआ था। अब कहानी का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, जलवायु परिवर्तन। रिडले मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक वास्तविकता है, लेकिन वे इसके प्रति चरम निराशावाद को खारिज करते हैं। वे कहते हैं, हाँ, तापमान बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। वे 3 अहम बातें बताते हैं। पहला, जलवायु मॉडल जो सबसे भयावह तस्वीर पेश करते हैं। वे ये मानते हैं कि दुनिया अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाएगी। 2100 में औसत इंसान आज के पुर्तगाल या लग्जमबर्ग जितना अमीर होगा। अगर दुनिया इतनी अमीर है तो वह खुद को बचाने का खर्च उठा सकेगी। दूसरा, ठंड से होने वाली मौतें गर्मी से होने वाली मौतों से कहीं अधिक हैं। यूरोप में हर सर्दी में हीट वेव की तुलना में 5 गुना अधिक लोग ठंड से मरते हैं। थोड़ी गर्म दुनिया वास्तव में जान बचा सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अनुकूलन, अडेप्टेशन की शक्ति। 1920 के दशक में मौसम संबंधी आपदाओं से प्रति 10 लाख लोगों में 242 मौतें होती थीं। आज यह संख्या घटकर 3 रह गई है। इसलिए नहीं कि मौसम शांत हो गया, बल्कि इसलिए कि हम अमीर हैं। हमारे पास बेहतर मौसम पूर्वानुमान, बेहतर बांध, बेहतर आपातकालीन सेवाएं हैं। एक अमीर दुनिया एक गर्म दुनिया से बेहतर ढंग से निपट सकती है। रिडले जैव ईंधन बायोफ्यूल्स के प्रति कठोर हैं। वे इसे पागलपन कहते हैं। गरीबों के मुंह से अन्न छीनकर अमीरों की कारों में डालने का इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? 2008 में जब दुनिया में खाद्य संकट आया तो उसका एक बड़ा कारण यह था कि अमेरिका अपने मक्के का 20% हिस्सा ईंधन में बदल रहा था। उनका कहना है कि अगर आप वाकई कार्बन कम करना चाहते हैं तो परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर सबसे अच्छा और सबसे हरित विकल्प है। ये कम जगह लेती है, कम अपशिष्ट पैदा करती है और सबसे सुरक्षित है। हवा और सौर ऊर्जा उनके अनुसार जंगलों और जंगली जानवरों के लिए खतरा है, क्योंकि इन्हें बहुत अधिक जमीन चाहिए। पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है बोत्सवाना का। 1966 में आज़ाद होने के बाद यह अफ्रीका का सबसे गरीब देश था। इसके पास सिर्फ 8 किलोमीटर पक्की सड़क थी। केवल 22 काले स्नातक थे। ये भूमिबद्ध, सूखाग्रस्त, एड्स और हीरे के अभिशाप से ग्रस्त था। हर कोई इसके विफल होने की भविष्यवाणी कर रहा था।
लेकिन बोत्सवाना दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश बन गया। क्यों? क्योंकि वहां संपत्ति के अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स थे। वहां के मुखिया अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, अदालतें स्वतंत्र थीं, और सरकार ने हीरे से होने वाली कमाई को लूटा नहीं, बल्कि विकास में लगाया। बोत्सवाना साबित करता है कि अफ्रीका की गरीबी भाग्य का लिखा नहीं है, बल्कि खराब संस्थाओं का नतीजा है। रिडले अफ्रीका के लिए एक सरल उपाय सुझाते हैं, चार्टर सिटीज। चार्टर सिटीज हांगकांग की तरह अफ्रीका के किसी अनछुए इलाके में एक शहर बसाया जाए, जहां दुनिया भर से लोग आ सकें, जहां ब्रिटेन या अमेरिका के कानून लागू हों, और जहां कोई भी आकर व्यापार कर सके। यह अजीब लगता है, लेकिन इसी तरह से टायर, एम्स्टर्डम और हांगकांग ने तरक्की की थी। अब आते हैं आविष्कारों के पीछे की प्रेरणा पर। लोग सोचते हैं कि सरकार या बड़ी कंपनियां आविष्कार करती हैं, लेकिन रिडले कहते हैं कि असली आविष्कार तो रसोई में, गैरेज में, या फिर इंटरनेट पर होते हैं। साइंस फिक्शन में ये बात अलग है, लेकिन हकीकत में स्टीम इंजन, कॉटन जिन, पर्सनल कंप्यूटर और वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब सरकारी प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि उद्यमियों के दिमाग में पैदा हुए। सरकार का काम होता है रास्ते से हट जाना, पेटेंट के जाल न बुनना। रिडले बताते हैं कि 19वीं सदी में स्विट्जरलैंड और हॉलैंड जैसे देशों में पेटेंट सिस्टम नहीं था, फिर भी वे आविष्कारों के केंद्र थे। आज पेटेंट अक्सर एक जाल बन गए हैं, जहां पेटेंट ट्रोल्स नाम की कंपनियां बिना कुछ बनाए सिर्फ मुकदमे करके पैसे कमाती हैं। किताब का एक और रोचक हिस्सा है खुशी, हैप्पीनेस का सिद्धांत। 1970 के दशक में एक अर्थशास्त्री ईस्टरलिन ने कहा था कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। एक सीमा के बाद यह एक बड़ा झटका था आशावादियों के लिए। लेकिन रिडले बताते हैं कि 2008 में दो बड़े अध्ययनों ने इस पहेली को गलत साबित कर दिया। जब आंकड़े सही से देखे गए तो पता चला कि अमीर देशों के लोग गरीब देशों के लोगों से ज़्यादा खुश हैं, और जैसे जैसे कोई देश अमीर होता है वैसे वैसे उसकी खुशी भी बढ़ती है। हाँ, ये सच है कि अमेरिका में खुशी नहीं बढ़ी, लेकिन यूरोप और जापान में बढ़ी। इसका कारण शायद ये है कि अमेरिका में असमानता बढ़ी, या फिर वहाँ लगातार गरीब अप्रवासी आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर पैसा और खुशी का गहरा संबंध है। फिर भी रिडले मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी खुशी आज़ादी, फ्रीडम से आती है। जब आपको ये चुनने की आज़ादी होती है कि कहाँ रहना है, किससे शादी करनी है, कैसे अपनी यौन अभिव्यक्ति देनी है, तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं। 1981 के बाद से 52 देशों में से 45 में खुशी बढ़ी है, और इसका सबसे बड़ा कारण व्यक्तिगत पसंद की आज़ादी थी, न कि केवल आय। रिडले उन लोगों पर भी करारा प्रहार करते हैं जो पुराने समय को रोमांटिक बनाते हैं। वे उन अकादमिक लोगों को बंदरगाह चूहे कहते हैं जो सोचते हैं कि आदिवासी समाज, मौलिक प्रचुर समाज, ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी थे। वे बताते हैं कि शिकारी संग्रहकर्ता समाजों में हिंसा की दर अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। 30% वयस्क पुरुषों की मौत हत्या से होती थी। यह दर अगर 20वीं सदी में होती तो 100 मिलियन के बजाय 2 अरब लोग मर जाते। जेबल साहबा मिस्र में एक कब्रिस्तान में 59 लाशों में से 24 पर भाले और तीर के अपंग घाव थे। इनमें 40 महिलाएं और बच्चे थे। यह गार्डन ऑफ ईडन नहीं, मैड मैक्स की दुनिया थी। तो क्या हम सचमुच इतने अच्छे दिन देख रहे हैं? क्या कोई चीज़ बिगड़ी है? हाँ, रिडले कहते हैं कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं। मोटापा बढ़ रहा है, ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है, लेकिन ये भी समृद्धि की समस्याएं हैं। आपके पूर्वज ये सोचकर हंसते कि खाने की अधिकता एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो रिडले देखते हैं वो है निराशावाद का फैशन। हर दशक में एक नया डर। 1960 में जनसंख्या विस्फोट, 1970 में तेल खत्म, 1980 में अम्लीय वर्षा, 1990 में एड्स और मैड को रोग, 2000 में जलवायु परिवर्तन। हर बार विशेषज्ञ चिल्लाए कि यह अंत है, और हर बार वे गलत थे। रिडले उन लोगों को याद दिलाते हैं जो 1890 के दशक में चिल्ला रहे थे कि यूरोप का पतन हो रहा है, या 1930 के दशक में स्पिंगलर ने द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट लिखी थी। फिर भी 20वीं सदी इतिहास की सबसे शानदार सदी रही। चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा के मामले में हमने अभूतपूर्व प्रगति की। अगर आप 1900 में पैदा हुए थे तो आपकी औसत उम्र 50 साल थी, और आपके बच्चों की मृत्यु दर 20% थी। आज ये 3% है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आखिर में रिडले हमें एक दूरदर्शी नजरिया देते हैं। वे 2100 की दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं। ये दुनिया ज्यादातर शहरी होगी, जहां लोग खेतों में काम करने के बजाय सेवाओं और विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ऊर्जा साफ और प्रचुर होगी, शायद परमाणु संलयन या अगली पीढ़ी के सौर पैनलों से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई इतनी उन्नत हो जाएगी कि यह खुद को डिजाइन कर सकेगी, जिससे प्रगति की गति और भी तेज हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि दुनिया बॉटम अप हो जाएगी। बड़ी कंपनियां और सरकारी नौकरशाही टूट जाएगी, और उनकी जगह अस्थायी छोटे समूह लेंगे जो इंटरनेट पर जुड़कर काम करें। डॉक्टर मरीजों के साथ मिलकर इलाज ढूंढेंगे, पत्रकार दर्शकों के साथ मिलकर खबर बनाएंगे। ये डॉट कम्युनिज्म का युग होगा, जहां लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, मान्यता और आनंद के लिए बांटेंगे। रिडले मानते हैं कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, परजीवी पैरासाइट्स हमेशा रहेंगे।
भ्रष्ट राजनेता, लालची बैंकर, अंधविश्वासी पुजारी और आलसी नौकरशाह वे प्रगति को धीमा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतिहास बताता है कि विनिमय और विशेषज्ञता की शक्ति इतनी गहरी है कि वो इन सब पर भारी पड़ती है। जैसे बीज फूटकर चट्टान को तोड़ देता है, वैसे ही एक उद्यमी का विचार किसी भी तानाशाही को तोड़ सकता है। कहानी के अंत में रिडले हमसे एक अनुरोध करते हैं, निराश होने की हिम्मत करो, लेकिन सकारात्मक तरीके से। वह एक प्रसिद्ध पंक्ति के साथ समाप्त करते हैं, आशावादी बनने का साहस रखो। ये किताब हमें ये नहीं बताती कि सब कुछ सही है, ये हमें बताती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ये एक अंतर है। हम धरती पर 10 अरब लोग होंगे और उनमें से अधिकतर के पास आज के अमीरों से भी बेहतर जीवन होगा। वे ऐसी बीमारियां नहीं देखेंगे जो हम देखते हैं, वे ऐसी यात्रा करेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वे उन विचारों का आदान प्रदान करेंगे जो आज हमारी समझ से बाहर हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि दुनिया बर्बाद हो रही है, याद रखना, उसी तरह के लोगों ने 1830 में रेलगाड़ी का विरोध किया था, 1890 में बिजली का मजाक उड़ाया था और 1970 में चेतावनी दी थी कि हम सब भूखे मर जाएंगे। वे गलत थे, और एक बार फिर वे शायद गलत ही होंगे, क्योंकि मानवता के पास एक रहस्यमयी शक्ति है, समस्याओं को हल करने की क्षमता। हम कल की समस्या को आज ही हल करने का आविष्कार कर लेते हैं, और यही कारण है कि रिडले तर्कशील, आशावादी है, और हमें भी होना चाहिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।